Good morning, children. Now we will continue with the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Today we will start with the structure of stamen, which is more precisely called as microsporangium, which result into the formation of the basic structures which are called as the pollen grains or the male gametes. Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament. ये क्या है साहब? स्टेमन का फिलामेंट है, लॉन्ग स्लेंडर है. ऊपर आप देख सकते हैं एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एंथरलोब्स. बाइलोब इसलिए हैं क्योंकि दो लोब्स हैं और दोनों ही बीच में किससे अलग हो रहे हैं? थीका से, या एक पर्टिकुलर लेयर से दोनों लोब्स अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने इनको बाइलोब एंथर्स कहा. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. प्रॉक्सिमल का मतलब है ये वाला जो निचला वाला इसका सिरा जो होता है फिलामेंट का, ये किससे जुड़ा हुआ होता है साहब? या तो फ्लावर के थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है या फिर फूलों की पत्तियों से या पेटल से जुड़ा हुआ होता है. द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन्स आर वेरिएबली इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. हर फ्लावर के अंदर, हर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर लेंथ भी फिलामेंट की अलग अलग होती है और नंबर ऑफ स्टेमन्स जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. अगर आप अलग अलग स्पीशीज़ के 10 फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके आप डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे उन एंथरलोब्स के अगर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो यू वुड फाइंड दैट ऑल द एंथर्स आर हैविंग द डिफरेंट शेप एंड साइज एंड द लेंथ ऑफ दीज एंथर्स वुड also be varying or may be different. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. कुछ एंथर्स जो होते हैं कुछ फ्लावर्स के अंदर पेटल से जुड़े हुए होंगे, किसी में वो बिल्कुल नीचे में बेस तक थैलेमस से जुड़े हुए होंगे, तो अटैचमेंट भी हर एक के अंदर अलग अलग होगा और हर एंथर का शेप और साइज़ भी अलग अलग फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होगा. अब साथ क्या होता है देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड. एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो कैसा होता है साहब? बाइलोब्ड होता है. दो लोब्स होते हैं उसके. ईच लोब है हैविंग 2 थीका. हर लोब के बीच में क्या होता है साहब? ये 2 थीका होती हैं. इस तरह की 2 लाइंस होती हैं और 2 लाइंस, एक एंथर के अंदर एक थीका है, दूसरे के अंदर एक थीका है, तो टोटल हम देख सकते हैं कि वो एक एंथर जो है वो कितने टेट्राड में कन्वर्ट होगा. अगर आप उसका डिसेक्शन करेंगे, आप उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर 4 लोब्स आपको इस तरह से अलग अलग दिखाई देंगे. ऐसे एंथर्स जिनके अंदर 2 थीका होती हैं उन्हें हम डाइथिकस एंथर्स कहते हैं. मोनोथिकस एंथर्स वो होते हैं जिसमें कोई भी थीका नहीं होती है और पूरा का पूरा एंथर जो होता है वो एक ही लोब का बना हुआ होता है. ठीक है. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है साहब और ये ग्रूव जो है ये पूरी एंथर के टॉप से लेके बॉटम तक ये पूरी जो लाइन है ये क्या करती है? दोनों थीकास को अलग अलग कर देती है. ये ग्रूव, ये बीच का पिंक कलर देख रहे हो ना, इसको हम ग्रूव कहेंगे और ये बाहर की जो ब्लैक लाइंस है इनको हम थीका कहेंगे. इनको अलग अलग करने का काम करता है. सेपरेटिंग द थीका. Let us understand the various types of tissues and their organizations in the transverse section of an anther, figure 2.3a, that is on the next page. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. Bilobed, bilobed का मतलब है ये 2 लोब हो गए. एक एंथर के 2 लोब हो गए और ये दूसरा वाला एंथर लोब है, इसके भी साथ 2 लोब हो गए. तो टोटल कितने लोब्स हो गए? 1 2 3 4 टेट्राड ऑफ स्पोरेंजिया हो गया. The anther is a 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia, 1, 2, 3 and 4, located at the corners in the 2 lobes. The microsporangia develop further and become pollen sacs. Microsporangia क्या होते हैं? ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं साहब? पोलन सैक बना लेते हैं, पोलन का बैग बना लेते हैं. उस बैग के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. और ये जो आप माइक्रोस्पोरेंजिया देखेंगे, पोलन सैक देखेंगे, ये आप उन्होंने सब क्या किया? मियोसिस किया.
मियोसिस करने के बाद में फिर साहब उन्होंने क्या किया, क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बनाया थ्रू मियोसिस, और इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हर स्पोरोजेनस टिश्यू का हर सेल जो क्या होता है, पहले डिप्लॉयड होता है, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड रिजल्ट्स इनटू अ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। सो फ्रॉम डिप्लॉयड to haploid microspore mother cells, the whole process is called as microsporogenesis. The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं और इनका हर सेल जो होता है, हर सेल जो है ये माइक्रोस्पोर कहलाता है। प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है, हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। एज दी एंथर्स मेच्योर, जैसे जैसे एंथेलोब्स मेच्योर होते जाते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, डिहाइड्रेट होने के बाद में पानी जब इनका बाहर निकल जाता है तो ये एंथर वॉल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। रप्चर होने के बाद में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या बेसिकली दे मे बी कॉल्ड एज दी पोलन ग्रेन्स, दे आर रिलीज्ड आउट ऑफ दी एंथर लोब्स। क्लियर? Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anthers. Anthers dehisce हुए, rupture हुए, anther walls burst हुई और ये सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह लो या पोलन ग्रेन्स कह लो या मेल गैमिट्स कह लो, ये सारे के सारे रिलीज होकर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। आ गया समझ में? अब हम बात करेंगे एक पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन्स जो रिलीज हुए हैं या मेल गैमिट्स जो रिलीज हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका शेप क्या होता है साहब, और ये किस तरह से एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। If you touch the open anthers of hibiscus, hibiscus rosa sinensis, China rose, गुड़हल का फूल जो होता है, अगर आप उसके पोलन ग्रेन्स को टच करेंगे और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। जस्ट टेक द एंथरलोब्स ऑफ द हिबिस्कस, येलो कलर के एंथरलोब्स होते हैं, उनको आप अपनी फिंगर और थंब के बीच में जब रगड़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी फिंगर और थंब के बीच में येलो पाउडरी मास आपको महसूस होगा, और ये येलो पाउडरी मास जो होते हैं ये क्या कहलाता है साहब, पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या हैं, मेल गैमीट्स हैं, और मेल गैमीट्स किसको डेवलप करेंगे, मेल गैमेटोफाइट को या मेल प्लांट को बनाएंगे। आया समझ में? स्प्रिंकलिंग, sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass side and observe under a microscope। ये जो आपने पोलन ग्रेन्स को अपने थंब और फिंगर के बीच में आपने रब किया, इसको आप एक क्लीन स्लाइड लें, स्लाइड के ऊपर इस येलो पाउडरी मास को डस्ट करें, उसके ऊपर एक बूंद पानी की डालें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें, तो यू वुड बी अमेज्ड at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species। Figure 2.4 आपको हर species के अंदर pollen grains का shape और size जो होगा वो कैसा लगेगा, सबके अंदर different नज़र आएगा। So you can imagine how the nature has developed such a variety, right? Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। ये साहब एक पोलन ग्रेन है, ऑलमोस्ट राउंड होता है, स्फेरिकल होता है, साइज कितना होता है, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होता है। इट हैज़ प्रोमिनेंट टू लेयर्स होती हैं इसकी। The hard outer layer is called the exine, is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known। Please underline करिए, हार्ड आउटर लेयर जो होती है माइक्रोस्पोर की या इसकी पोलन ग्रेन की, उसको हम एक्साइन कहते हैं। और ये एक्साइन सब किसकी बनी हुई होती है, ये हार्डेस्ट मटेरियल कहलाता है स्पोरोपोलेनिन, जिसके ऊपर टेम्परेचर, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली का कोई असर नहीं होता। ये बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पोलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। अभी तक कोई भी ऐसी एंजाइम, कोई भी ऐसा एसिड सब्सटेंस या एल्कलीन सब्सटेंस अभी तक एग्जिस्ट, इनको क्या कर सके साहब,
डिसॉल्व कर सके, इसको रप्चर कर सके। पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर। देखिए जो पोलन ग्रेन होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है और उसकी इनर मोस्ट जो लेयर होती है वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होता और वहाँ से एक पोर होता है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर वेल preserved as fossils become because of the presence of sporopollenin। पोलन ग्रेन्स को हम वेल प्रिजर्व्ड लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लिविंग फॉसिल्स? क्योंकि इस स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन लेयर की वजह से ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बाहर जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो इनके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को या न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। ठीक है, the exine exhibits a fascinating array of patterns and designs as you can see in figure 2.4. What do you think the exine should be? Do you think the exine should be hard? Exine should be hard because it is made up of the hardest, toughest material called the sporopollenin. What is the function of the germ pore? जर्म पोर का फंक्शन होता है इंटाइन या अंदर की लेयर जब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेंगे और पोलन ग्रेन्स बनाएंगे तो वो पोलन ग्रेन्स कहाँ से बनेंगे? जब पोलन ट्यूब कहाँ से बनेगी? वो बनेगी जर्म पोर से। और जर्म पोर के ऊपर अगर सब स्पोरोपोलेनिन होगा तो ऑब्वियसली बात है ये पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी और पोलन ट्यूब अगर नहीं बनेगी तो इट विल नॉट कैरी द मेल गैमीट। इफ मेल न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस अगर कैरी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्टॉप हो जाएगा। इसलिए स्पोरोपोलेनिन जो होती है वो जर्म पोर के अलावा पूरे पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट फॉर दी जर्म पोर, क्योंकि जर्म पोर से इंटाइन जो अंदर की लेयर है वो प्रोट्रूड आउट करती है और क्या बनाती है साहब? पोलन ट्यूब कहलाती है। और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है साहब? मेल न्यूक्लियस या मेल गैमीट होता है। आ गया समझ में? यस। The inner wall of the pollen grain is called the intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. एक्साइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। इनर मोस्ट लेयर अंदर वाली लेयर जो इंटाइन कहलाती है वो किसकी बनी हुई है साहब? कॉम्प्लेक्स शुगर कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। The cytoplasm of pollen grains is surrounded by a plasma membrane. Cytoplasm because भाई it is a plant cell ना, plant cell है तो plant cell के अंदर क्या होगा? outermost cell wall होगी, एक्साइन जो नॉन लिविंग लेयर हो गई, अंदर की जो लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. Figure 2.5a देखें साहब। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वो किसका बना हुआ होता है? दो सेल्स का बना हुआ होता है और ये दो सेल्स क्या कहलाती हैं? वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल इज स्मॉल। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. Vegetative cell is larger, abundant इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर irregularly shaped क्या होता है साहब? न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल जो छोटा सेल है, जनरेटिव सेल है, वो किसके अंदर? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है, तैरता है। It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. Vegetative cell, generative cell दोनों dense cytoplasm इसके अंदर भी है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two cell stage. 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं अपनी इस स्टेज के अंदर शेड ऑफ होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। जब एक मैच्योर पोलन ग्रेन डिहाइस होकर के एंथेलोप से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर कितनी सेल्स होंगी? दो सेल्स होंगी। बड़ी सेल होगी वेजिटेटिव और छोटी सेल होगी जनरेटिव सेल। In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed. The generative cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed. Pollen grains shed होने से पहले
Good morning, children. Yesterday we had discussed the structure of megasporangium, and we had also discussed the formation of megaspores or the pollen grains or the male gametes. Today, children, we are going to start with the topic on page number 24, 2.2.2, the pistil, megasporangium and embryo sac. As I already told you, we have already discussed in our 10th class, we discussed and we studied this part, the female reproductive structure or called as gynoecium, in a brief manner. In this topic, we are going to elaborate the topic and we will discuss it in more detail. We will discuss the different types of carpels or the ovaries, the structure of the ovule, what are the basic functions of an ovule, how the reproduction or the formation of the gametes takes place within the female reproductive organ with gynoecium. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil. अगर पूरे फ्लावर में एक ही सिंगल पिस्टल है तो उस सिंगल पिस्टल वाले फ्लावर को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, ऐसे पिस्टल को कहेंगे हम मोनोकार्पेलरी. मोनोकार्पेलरी का मतलब है एक ही कार्पल, एक ही पिस्टल, एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल्स हैं, जैसा कि हम फिगर बी में देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 25, फिगर 2.7b, देयर आर मैनी पिस्टल्स इन दी gynoecium. So in that case we can call such gynoecium as multicarpellary, right? Please underline करें monocarpellary और multicarpellary को. When there are more than one pistils, when there are more than one pistil and all the pistils may be fused together, अगर एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या पिस्टल्स हैं और सारे पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो ऐसे पिस्टल को हम क्या कहेंगे? सिनकार्पस. सिनकार्पस फिगर 2.7b ऑन पेज नंबर 25. आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि बहुत सारे कार्पल्स हैं, पर सारे कार्पल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो ऐसी ओवरी को हम क्या कहेंगे? सिनकार्पस ओवरी कहेंगे. अगेन सी फिगर 2.7c, वे यू कैन सी देयर आर मैनी कार्पल्स. मल्टी है, इतने सारे कार्पल्स हैं, पर सारे कार्पल्स क्या हैं? एक दूसरे से अलग हैं, फ्यूज्ड नहीं हैं, फ्री नहीं हैं, तो ऐसी ओवरी को हम कहेंगे एपोकार्पस. तो हमने चार टर्म्स पढ़ी, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी. मोनोकार्पेलरी व्हेन देयर इज अ सिंगल पिस्टल और अ सिंगल gynoecium इन द फ्लावर, तो ऐसे ओवरी को हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी. अगर बहुत सारी हैं कार्पल्स हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टीकार्पेलरी. और अगर मल्टीकार्पेलरी ओवरी में सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहेंगे सिनकार्पस. और अगर कार्पल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एपोकार्पस. एम आई क्लियर फ्रॉम फिगर 2.7b एंड c? ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स. बच्चे चिल्ड्रन हम पढ़ चुके हैं, हमने 10 में पढ़ा था कि गाइनीशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं. सबसे ऊपर वाला फेदरी पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, एक लंबी नेक होती है जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और बेसल स्वोलन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी. ओवरी किसके ऊपर टिकी हुई होती है? ब्रॉड बेसल पार्ट विच इज कॉल्ड एज द थैलेमस, और वी कैन से द थैलेमस इज द बेस ऑफ द ओवरी, राइट? द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का, वो उसके ऊपर क्या लैंड करते हैं साहब? पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टाइल स्टिग्मा के नीचे ये लॉन्ग ट्यूब आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग ट्यूब जो होती है दिस इज कॉल्ड एज द स्टाइल. द बेसल बल्ज्ड पार्ट, बल्ज्ड का मतलब है फूला हुआ, स्वोलन पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द ओवरी, राइट? इनसाइड द ओवरी, इस ओवरी के अंदर कैविटी होती है, एक खाली जगह होती है जिसे हम ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड
क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटा जो होता है वो सब क्या होता है, उसके मार्जिन्स पे क्या डेवलप होता है, आपके मेगास्पोरेंजियम या हम जिसे कहते हैं ओव्यूल डेवलप होता है। ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। कुछ ओवरीज ऐसी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स एक ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, पैडी एंड मैंगो, प्लीज़ अंडरलाइन कर लें। और कई ओवरीज ऐसी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स मैनी होते हैं, उसका एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स। अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिगर 2.7d ऑन पेज नंबर 25। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule, figure 2.7d. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. Ovule जिस स्ट्रक्चर से, जिस स्टॉक से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। प्लीज सी द फिगर, फ्यूनिकल, राइट। The body of the ovules fuses with the funicle in the region called the hilum. ये पूरी बॉडी है ओव्यूल की, ये पूरा क्या है, फ्यूनिकल स्टॉक है ओव्यूल का। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज द ओव्यूल। ये कॉम्पैक्ट ओव्यूल जो होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है। किस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, हाइलम के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। तो साहब हाइलम, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में कनेक्शन किससे है, हाइलम से कनेक्शन है। ठीक है। फ्यूनिकल इज द रीजन कॉल्ड हाइलम। Thus the hilum represents the junction between the ovule and the funicle. Please underline करें। फ्यूनिकल स्टॉक है ओव्यूल का, डंडी है। उस डंडी से ओव्यूल किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है, हाइलम की हेल्प से जुड़ा हुआ है। Thus, hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called the integuments. हर ओव्यूल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या कहते हैं साहब, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का मतलब है कवरिंग, परतें जो अंदर के एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब ये इंटेग्यूमेंट्स कौन कौन सी हो गई साहब, आउटर इंटेग्यूमेंट हो गई और इनर इंटेग्यूमेंट हो गई। और सबसे अंदर वाला रीजन हो गया न्यूसेलस रीजन। न्यूसेलस के अंदर आप देख सकते हैं हमारा क्या प्रेजेंट है, एक छोटा सा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, राइट। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल। ये इंटेग्यूमेंट्स जो होती हैं ये पूरे ओव्यूल को एनसर्कल करके रखती हैं, चारों तरफ से घेर करके रखती हैं, जिससे कि एम्ब्रियो सैक का कोई डैमेज ना हो, राइट। Encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. आप देख सकते हैं जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं ये पूरे ओव्यूल को चारों तरफ से कवर कर रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं है। ये रीजन खुला हुआ रीजन है और इस खुले हुए रीजन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज माइक्रोपाइल रीजन। एंड द रीजन एट द बॉटम मे बी कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर पोल। क्यों यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग क्यों नहीं होती है, इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग यहाँ इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी और फर्टिलाइजेशन करेगी। और अगर साहब माइक्रोपाइल रीजन जो है ये नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है देयर वुड नॉट बी एनी एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब एंड देयर वुड नॉट बी एनी फर्टिलाइजेशन अकरिंग इन द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ऑपोजिट माइक्रोपाइल रीजन के ऑपोजिट में कौन सा रीजन होता है, चलाजल रीजन होता है और इस रीजन को हम चलाजल पोल भी कहते हैं। क्लियर? रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओव्यूल का टॉप रीजन कौन सा है, बॉटम और टॉप, बॉटम रीजन कौन सा है, चलाजल रीजन है और टॉप रीजन कौन सा है, माइक्रोपाइल रीजन है। माइक्रोपाइल रीजन जो होता है ये ओपनिंग होती है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ से पोलन ट्यूब को अंदर एंटर करना है कैरिंग द मेल गैमीट, देयरफॉर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। Enclosed within the integument is a mass of cells called the nucellus. Enclosed within the integument, integument के नीचे mass of cells होता है इस रीजन में, उस रीजन को सब हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस रीजन कहते हैं।
Nucellus region enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserved food material. Abundant reserved food material होता है nucellus के अंदर. And located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. nucellus region के अंदर कौन embedded है? एम्ब्रियो सैक एम्बेडेड है या फीमेल गैमेटोफाइट एम्बेडेड है? फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए है क्योंकि इस एम्ब्रियो के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं, द एग सेल इज प्रेजेंट, द ओवम इज प्रेजेंट. और ऑब्वियसली बात है, चूंकि प्लांट्स के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है या जो आप कह लीजिए एक्सेल या ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और नॉन मोटाइल होने की वजह से इट इज़ फिक्स एंड देयरफॉर फॉर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट इट ऑल्सो नीड्स फूड एंड एनर्जी, एंड दैट फूड एंड एनर्जी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस रीजन, राइट. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reduction division. एक ओव्यूल जो होता है वो जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर हम कह सकते हैं एक ही ओव्यूल होता है, और ये किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से बनता है थ्रू द रिडक्शन डिवीजन. जैसे हमने पढ़ा था ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, वहाँ पे भी जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं जो कि हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो किससे बने? कौन से टिश्यूज से बने? स्पोरोजेनस टिश्यूज से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो इसी तरह से यहाँ पे भी रिडक्शन डिवीजन होगा और फाइनली क्या बनेंगे? द एग सेल और द फीमेल गैमीट बनेगा विच वुड बी एनक्लोज विद इन दिस एम्ब्रियो सैक, एंड इट विल ऑल्सो बी फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन, और वी कैन कॉल इट एज मेगास्पोरोजेनेसिस. Am I clear to everyone now? Now let's proceed on to the next part, the megasporogenesis. Mega means large, spores means gamete, genesis मतलब formation. जो एग सेल या ओवम होता है वो शेप उसका बड़ा होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. प्लीज अंडरलाइन कर लें, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropyle region. Micropylar region के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं वो उनमें से एक स्पेसिफिक मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद में ऑफ द न्यूसेलस इट इज़ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. जो माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर जो एक मेगास्पोर मदर सेल, फिगर 2.8 का ए देखिए ऑन पेज नंबर 26, ये एक सेल जो था न्यूसेलस रीजन का डिफ्रेंशिएट हो गया. कौन सी तरफ डिफ्रेंशिएट हुआ? माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डिफ्रेंशिएट हुआ. इट इज़ अ लार्ज सेल विच इज़ हैविंग अ न्यूक्लियस एंड इट हैज़ अबंडेंट साइटोप्लाज्म विद इन इट. क्लियर? दिस मेगास्पोर मदर सेल, मेगा मतलब बहुत बड़ा, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होगा इट विल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स. ठीक है, ये इसका मियोटिक डिवीजन होगा. तो अभी हम कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो है उसकी प्लॉइडी क्या है? इट इज डिप्लॉयड. इट विल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस. तो ऑब्वियसली बात है, मियोसिस करने, मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा तो मियोसिस करने के बाद में साहब वो कौन से सेल्स बनाएगा? ऑब्वियसली बात है, हेप्लॉइड सेल्स बनाएगा. ठीक है, अब मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स. अब ये एक मेगास्पोर मदर सेल जो था इसका सब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. रिडक्शन होने के बाद में इसने क्या बनाए साहब? पहले 2 मेगास्पोर, 2 सेल्स बनाए, फिर 2 ने वापस से क्या किया? डिवीजन किया, और 2 ने क्या बना दिए? 4 सेल्स बना दिए, टेट्राड बना दिया. ठीक है, और ये क्या बन गए? 4 मेगास्पोर्स का टेट्राड बन गया. आया समझ में? देखो, पहले तो जो मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो पहले मियोसिस करेगा. मियोसिस करने के बाद में पहले वो डायट बनाएगा, मेगास्पोर का डायट बनाएगा. फिगर ए, 2 जो सेल्स होंगे वो वापस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में वो क्या बना देंगे? मेगास्पोर का टेट्राड बना देंगे, 4 सेल्स बना देंगे. आया समझ में? अब इन 4 सेल्स में से कौन सा सेल ऐसा होगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और बाकी के 3 सेल्स का क्या होगा? दैट वी विल डिस्कस नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ.
In a majority of flowering plants, one of the megaspores is functional. मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें से ये जो 4 मेगास्पोर का जो टेट्राड बनाना, इनमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर सेल जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी के 3 जो होते हैं दे बिकम डिसफंक्शनल या नॉन फंक्शनल, वाइल दी अदर 3 डिजेनरेट. अब आप देखें फिगर जो है, ये ऊपर वाला फिगर 2.8 का आप जहाँ देख रहे हैं मेगास्पोर टेट्राड जो बना, इस मेगास्पोर टेट्राड में से खाली एक ही सेल ऐसा होगा, सेल होगा मेगास्पोर जो कि फंक्शनल होगा, और बाकी के 3 जो होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte or the embryo sac. अब इन चारों में से जो फंक्शनल होगा वो ही फाइनली सब क्या बनाएगा, इस पूरे एम्ब्रियो सेक को बनाएगा. Am I clear to everyone? और बाकी के जो 3 होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. अंडरलाइन कर लो. मेगास्पोर टेट्राड में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल का फंक्शनल होना और उससे पूरे कंप्लीट मेगा इसका आप कह सकते हैं एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होना, इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं. मोनो मीन्स 1, स्पोरिक मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, एक कंप्लीट एम्ब्रियो सेक को बनाया. तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. राइट. Now turn to page number 27. Now we will discuss the structure, कैसे बना ये पूरा देखें, हम वो देखेंगे. Let us study formation of the embryo sac in a little. Good morning children. Now we will start with the next topic of the chapter, sexual reproduction in flowering plants. Please open to page number 27. Now we will discuss the formation of embryo sac in a little more detail, right? Now figure 2.8b on page number 26. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles. देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ये मेगास्पोर टेट्राड बना, इसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर जो मदर सेल जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी के 3 सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं. अब एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंप्लीट ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सेक, राइट. एंड हाउ दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस, लेट्स डिस्कस. द न्यूक्लियस ऑफ द, इस 4 में से जो भी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल था उसका न्यूक्लियस क्या होगा, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा. डिवाइड करने के बाद में क्या बनाएगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा. और ये दोनों न्यूक्लियस जो होंगे ये इस स्ट्रक्चर के अंदर ही ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे. दे विल मूव टू द ऑपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक. अभी जो ये पहला एम्ब्रियो सेक जो बना ये क्या होगा भाई, पूरा स्ट्रक्चर यही है. इसमें से सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल जो था वो माइटोटिकली डिवाइड हो गया, उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हो गया, बाकी के 3 मदर स्पोर्स जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे वो डिजेनरेट हो गए. अब जो फंक्शनल एक मेगास्पोर मदर सेल था उसके न्यूक्लियस ने माइटोटिकली डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद में क्या बनाए, 2 न्यूक्लियस बना दिए, बाई न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन गया. और जो दोनों न्यूक्लियस थे वो सब क्या हो गया, ऑपोजिट पोल्स के ऊपर चले गए. ठीक है. 2 more sequential mitotic divisions will take place. अब 2 माइटोटिक न्यूक्लियस डिविजन्स और होंगे. तो फाइनली क्या होगा, जो सेकेंड एम्ब्रियो सेक में आप देख सकते हैं इन 2 न्यूक्लियस ने माइटोटिकली डिवाइड किया और फाइनली कितने न्यूक्लियस बन गए, 1 2 3 4 न्यूक्लियस बन गए. 2 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर रीजन पे होंगे और 2 चैलेजल रीजन के अंदर होंगे. फिर 2 जो हैं वो वापस से कितने बना लेंगे, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकेंड है और ये सब थर्ड है. थर्ड माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ, अब टोटल न्यूक्लियस कितने बन गए, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई इस एम्ब्रियो सेक की. टोटल न्यूक्लियस कितने बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए. 2 more sequential mitotic nuclear divisions results in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate pollen grains. क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट.
In the preceding sections, you have learned that the male and the female gametes in flowering plants